वाकई टेलीपैथी के जरिए आप किसी से कुछ भी करवा सकते हैं? किसी का गलत बिहेवियर है वो ठीक किया जा सकता है, उसको कन्विंस कैसे करना है, कोई परेशान है उसकी परेशानी ज़हन से हटाई जा सकती है, किसी का बिजनेस भी बूस्ट किया जा सकता है। हम जो भी चाहें उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। जो हम सोचेंगे हमारी सोच से वाइब्रेशन रेज जाएंगी, कायनात से रिफ्लेक्ट होकर आएंगी और वही चीज हमें मिलेगी। एक स्ट्रॉन्ग ऑरा एनर्जी वाला किसी महफिल में जाता है तो बाकी लोगों के ऊपर वो डोमिनेट करता है, लोग उसकी बात को सुनते हैं, इज्जत देते हैं। अगर किसी की ऑरा एनर्जी वीक है, जितनी मर्जी अच्छी लॉजिकल बातें कर, ऐसे लोगों की बातों को कोई अहमियत देता ही नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी ऑरा एनर्जी स्ट्रॉन्ग है या वीक है? हमारी ऑरा एनर्जी किन चीजों से मुतासिर होती है? कॉल पे बात करते हैं तो भी हमारी एनर्जी इंटरेक्ट होती है। आपने कभी नोट किया अपने ख्यालों में कोई किसी के बारे में सोच रही हो, अचानक उसकी कॉल आ जाती है? अगर कोई चाहता है कि वो अपनी शादी के इम्कानात ज्यादा करे, रिस्क में इजाफा हो, इज्जत ज्यादा मिले, इसी इंटेंशन के साथ और एनर्जी एक्सरसाइज करेगा तो उसकी लाइफ का ये एस्पेक्ट बूस्ट होगा। क्या ऑरा से काला जादू का तोड़ हो सकता है, चाहे वो सामने ना भी हो? कितने अरसे में सीखा जा सकता है और ये कितने अरसे बाद आपको रिजल्ट्स देना स्टार्ट करता है? ऑरा एनर्जी क्या है, इसके जरिए आप अपनी किस्मत कैसे बदल सकते हैं और काला जादू का तोड़ कैसे कर सकते हैं? क्या टेलीपैथी मिथ है या वाकई इसके जरिए किसी से कुछ भी कराया जा सकता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और कहीं पर भी बैठे बैठे आप किसी चीज या इंसान को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे माइंड पावर आर्टिस्ट सूफी अवैसी से। सर, माइंड पावर आर्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या है और आप लोग क्या काम करते हैं? माइंड पावर आर्टिस्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है और ये नाम हमने इसलिए रखा है कि हम माइंड साइंसेस की ट्रेनिंग देकर लोगों को माइंड पावर आर्टिस्ट बनाते हैं। माइंड पावर आर्टिस्ट हम एक ऐसे शख्स को कहते हैं जो माइंड साइंसेस के उलूम सीख कर उन पर ग्रिप और महारत हासिल कर चुका हो और फिर इन उलूम का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले वो अपनी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ, हैरत अंगेज़ मिरेकल्स कर चुका हो और फिर वो दूसरों को भी इन्फ्लुएंस कर रहा हो, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहा हो। जैसा कि हमारे माइंड पावर आर्टिस्ट क्या करते हैं, एक हमारी माइंड पावर हीलिंग सर्विस है, फ्री हीलिंग सर्विस। दुनिया के एक कोने से बैठकर दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठे शख्स को हील किया जाता है। वो शख्स सिर्फ एक मैसेज करता है कि मुझे ये तकलीफ है, मुझे हेडेक है, चाहे वो सामने ना भी हो। जी, जबरदस्त। उसको हील किया जाता है और वो हील हो जाता है। ये एक आर्ट है माइंड पावर का। इसी तरह हम लोग बिहेवियर चेंज करते हैं, लोगों के बिहेवियर चेंज करते हैं थ्रू माइंड साइंसेस, थ्रू माइंड पावर, थ्रू टेलीपैथी। यानी कि कोई शख्स कहता है कि जी मेरे फैमिली मेम्बर का बिहेवियर कुछ डिस्टर्ब है, ड्रग एडिक्शन है, गलत फ्रेंड्स कंपनी है, उसको माइंड पावर के ज़रिए हम थ्रू टेलीपैथी उसकी माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं, उसका बिहेवियर जो है वो वापस ठीक कर लिया जाता है। तो ये भी एक माइंड पावर का आर्ट है। तो इस तरह की चीज़ें हमारे माइंड पावर आर्टिस्ट करते हैं और इसीलिए उनको हम माइंड पावर आर्टिस्ट कहते हैं। सर, माइंड साइंसेस और इल्म नफ्सियात में कोई फ़र्क है क्या? जी, इसमें फ़र्क है कुछ। इसमें 3 बुनियादी फ़र्क है। सबसे पहला फ़र्क ये है कि साइकोलॉजी भी एक तरीका इलाज है, लेकिन इसमें प्रोग्रेस स्लो होती है कदरे, काफ़ी सेशंस लेने पड़ते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास आपको जाना पड़ता है। जबकि जो माइंड साइंसेस है ना, ये एक बहुत फास्ट तरीका इलाज है। इसमें बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर हम इसको साइकोलॉजी सेशंस के साथ कंपेयर करें तो मैं कह सकता हूँ कि इट इज़ 10 टाइम्स फास्टर देन साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ओह, फिर लोग ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों जाते हैं? अवेयरनेस नहीं है? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, तो ये माइंड साइंसेस के उलूम और इनका इस्तेमाल क्या यूटिलाइजेशन है इतना आम नहीं है। दूसरा, माइंड साइंसेस सीखने के जो शौकीन लोग होते हैं वो जनरली साइकोलॉजिस्ट ही सीख रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने क्लिनिकल थेरेपीज वगैरह करनी होती हैं। लेकिन इवन देन इसकी परसेंटेज बहुत कम है। ये इसलिए भी है क्योंकि इसके कोर्सेज बहुत महंगे हैं और आप लोग फ्री करवा रहे हैं। जी, इनके महंगे कोर्सेज होते हैं जो हम फ्री ट्रेनिंग देते हैं अपने प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन फ्री ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, एक डिफरेंस ये हो गया कि स्लो प्रोग्रेस और माइंड साइंसेस में प्रोग्रेस की स्पीड बहुत फास्ट है। सेकंड डिफरेंस ये हो गया कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेथड में आपको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, उसे कंसल्ट करना पड़ता है, जाके अपना प्रॉब्लम शेयर करना पड़ता है और फिर उसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। जबकि माइंड साइंसेस में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, ऐसी सेल्फ हेल्प टेक्निक्स, ऐसी माइंड एक्सरसाइजेज, ऐसी हिप्नोसिस के मॉड्यूल्स, प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जिनको इंसान खुद यूज़ करके, बगैर किसी से अपना प्रॉब्लम शेयर किए, उन चीज़ों को खुद यूज़ करके अपना मसला सॉल्व कर सकता है। वाह, मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी भी होती है और आप अपना काम भी कर लेते हैं। यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स विदाउट शेयरिंग देम विद एनीवन। अमेजिंग, क्या बात है। और थर्ड डिफरेंस इसका ये है, साइकोलॉजी, इल्म नफ्सियात का ये मानना है, इल्म नफ्सियात का जो पूरा थीम है वो इस पे बेस करता है कि हम लोगों के बुरे रवैयों को तब्दील नहीं कर सकते, हम मुश्किल हालात को तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या तब्दील कर सकते हैं कि हमने मुश्किल हालात को और बुरे रवैयों को रिस्पॉन्ड कैसे करना है, हम ये तब्दील कर सकते हैं। साइकोलॉजी ये सारी सिखाती है, इसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं, कि ऐसे अपना रिस्पॉन्स करना आप तब्दील करें और अपनी ज़िंदगी आसान करें। जबकि माइंड साइंसेस के ज़रिए ये भी पॉसिबल है कि आप दूसरों के रवैये तब्दील कर सकें,
उनकी माइंड प्रोग्रामिंग कर सकें, उनका बिहेवियर चेंज कर सकें और अपनी किस्मत, अपनी नसीब बेहतर कर सकें, अपने हालात, सिचुएशन को मॉडिफाई कर सकें। अच्छा, किस्मत भी चेंज कर सकते हैं इससे? किस्मत बनाई जा सकती है, वाह, इंप्रूव की जा सकती है। क्या दिस इज मेन डिफरेंस ऑफ माइंड साइंसेस। सर, माइंड साइंसेज में कौन कौन से उलूम शामिल हैं? इसमें उलूम आ जाते हैं। सबसे पहले, जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि सबसे पहले इसका जो चीज़ है वो ये है कि इंसान सबसे पहले अपनी हेल्प करे, उसको हम सेल्फ हेल्प कहते हैं। सेल्फ हेल्प, बिल्कुल। सेल्फ हेल्प इसका सबसे पहला बुनियादी स्टेप है कि ऐसी टेक्निक्स, ऐसी माइंड एक्सरसाइजेज, ऐसी गाइडेड ऑडियोज जिससे इंसान खुद अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सके, अपने आप को मुश्किल हालात से निकाल सके, स्टेबल हो सके और अपनी कामयाबी की तरफ जा सके। सेल्फ हेल्प आ जाता है। फिर इसमें आ जाता है जिसको हम कहेंगे हिप्नोसिस। हिप्नोथेरेपी या हिप्नोसिस एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए अपनी बुरी आदत चेंज की जा सकती हैं, अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग चेंज की जा सकती है, अपनी बुरी हैबिट्स, एडिक्शंस, ड्रग एडिक्शन, ये सब चीज़ें ख़त्म की जा, अपने आप को हैरत अंगेज़ तौर पर तब्दील किया जा सकता है। फिर इसमें आ जाता है एक टेलीपैथी का इल्म आ जाता है। टेलीपैथी के ज़रिए किसी दूसरे के जहन में बात पहुँचाना, डेफिनेटली जो जायज़ बात है वो पहुँचाना और अपनी बात किसी से मनवाना। ये सच है? कहा तो ये जाता है, कोई मिथ है? इट इज़ ट्रू। हम सिखाते हैं और लोग खुद सीख के हमें शेयर करते हैं कि वो इससे क्या क्या उन्होंने मिरेकल्स किए अपनी ज़िंदगी में। फिर इसमें आ जाता है मेडिटेशन आ जाता है, जिसका मकसद माइंड रिलैक्सेशन होता है, स्पिरिचुअलिटी में जाना होता है। फिर इसमें रेकी, माइंड पावर हीलिंग आ जाती है कि किसी की हीलिंग कैसे करनी है। NLP आ जाता है, जिसका मकसद होता है कि हम कैसे बेहतर अंदाज में अपनी बात किसी के दिल में उतार सकते हैं। वर्क एक्सीलेंस की तरफ कैसे जा सकते हैं। सिल्वा माइंड कंट्रोल आ जाता है कि अपने माइंड को कंट्रोल करके क्या क्या उससे मेरिकल्स कर सकते हैं, और इस तरह के बहुत से उलूम। एंड लास्टली जो सबसे ज़्यादा हम जिसको प्रमोट करते हैं वो ये है ऑरा एनर्जी डेवलपमेंट एंड ऑरा एनर्जी एक्सीलेंस। सर, ऑरा पे बात करेंगे, लेकिन मुझे ये बताएं, माइंड साइंसेस कितने अरसे में सीखा जा सकता है इसका इल्म जो है, और ये कितने अरसे बाद आपको रिजल्ट्स देना स्टार्ट करता है? हम जो सिखा रहे हैं, हम ऑनलाइन सिखा रहे हैं और फ्री तालीम दे रहे हैं माइंड साइंसेस की। हम जो सिखाते हैं, हम एक बड़ा कोर्स शुरू करते हैं जिसमें बहुत सी माइंड साइंसेस के सब उलूम कवर करते हैं। राइट नाउ हमारा एक कोर्स चल रहा है जिसका नाम है माइंड साइंसेस मास्टरी कोर्स। उसमें सेल्फ हेल्प फेज कंप्लीट हो चुका हुआ है। राइट नाउ सिल्वा माइंड कंट्रोल चल रहा है। हमारे जो कोर्सेज हैं ना, ये जनरली इनकी हम लेंथ रखते हैं 4 to 6 months ड्यूरेशन रखते हैं। यानी कि 4 to 6 months में आप सारी माइंड साइंसेस भी सीख सकते हैं। अच्छा। परफेक्शन तब आएगी जब आप उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे। ये सिर्फ एकेडमिक लेक्चर्स नहीं होते, इनको प्रैक्टिस करना होता है। किसी ने 6 months अटेंड करके छोड़ दिया तो उसकी चीज़ खत्म हो जाएगी, जो प्रैक्टिस करता रहेगा चलती रहेगी। अगर किसी ने सिर्फ हिप्नोसिस सीखना है तो 1 to 2 months में सीखा जा सकता है। किसी ने सिर्फ टेलीपैथी सीखनी है, 1 to 2 months में बहुत अच्छी सीखी जा सकती है, फिर प्रैक्टिस करनी होगी। अगर हम इनके रिजल्ट्स की बात करें तो जब आप सीख जाते हैं ना इनको, तो फिर रिजल्ट्स आपको डेज में मिलते हैं। विद इन डेज, विद इन वीक्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इनके आपको। अमेजिंग। आपने ऑरा की बात की, ऑरा की तरफ आते हैं। ऑरा एनर्जी क्या है ये बताइएगा, और हमारी ज़िंदगी पर कितना असर करती है? ऑरा एनर्जी ये होती है कि हर जो इंसान इस दुनिया में मौजूद है, या इवन हर जानदार, हर इंसान के वजूद की एक फ्रीक्वेंसी रेडिएशन है। हर इंसान कुछ फ्रीक्वेंसी रेडिएशन ट्रांसमिट करता है, जिसको हम कह सकते हैं कि हर इंसान की अपनी एक खुशबू है, अपना एक रंग है, अपनी उसकी एनर्जी है। ये जो हर इंसान की अपनी फ्रीक्वेंसी रेडिएशन होती है, इसको हम ऑरा कहते हैं। कुछ लोगों का ये ऑरा कुदरती तौर पर ऑरा एनर्जी अच्छी होती है, कुछ की वीक होती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि किसी की ऑरा एनर्जी अगर ज़्यादा अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, ऑरा उसका अच्छा है, तो उसको लाइफ में उतनी ही आसानी मिलेगी, उससे काम आसानी से होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ उसके पास ज़्यादा आएंगी। और जब एक स्ट्रॉन्ग ऑरा एनर्जी वाला किसी महफिल में जाता है तो बाकी लोगों के ऊपर वो डोमिनेट करता है। लोग उसकी बात को सुनते हैं, इज़्ज़त देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, उसकी बात को मानते हैं। दूसरी तरफ अगर किसी की ऑरा एनर्जी वीक है, वो जितनी अच्छी लॉजिकल सच्ची बातें कर ले, उसकी अक्सर उन ऐसे लोगों की बातों को कोई अहमियत देता ही नहीं है, जितनी मर्जी अच्छी लॉजिकल बातें कर लें, क्योंकि उनकी ऑरा एनर्जी वीक होती है। वो इम्पैक्ट नहीं डाल रहे होते जो अच्छी ऑरा एनर्जी वाले लोग इम्पैक्ट डालते हैं। लेकिन सर, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी ऑरा एनर्जी स्ट्रॉन्ग है या वीक है? हम इसको जानने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए ऑरा एनर्जी एक्सरसाइजेज रिकमेंड करते हैं। हमारी एक्सरसाइजेज हैं जो हम यहाँ नहीं करेंगे, उसमें टाइम लगता है। ऑरा एनर्जी एक्सरसाइजेज का मैं आपको उसका एक लिंक दे दूँगा, आप उसको पिन कर दीजिएगा कमेंट्स में। हम ऑरा एनर्जी एक्सरसाइज के ज़रिए बताते हैं कि कोई भी इंसान इस ऑरा एनर्जी एक्सरसाइज को करके अपने अंदर से छुपी हुई हिडन एनर्जी को एक्टिवेट करके, डोमिनेट करके, स्प्रेड करके अपने ऑरा में शामिल कर सकता है, और अपने ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग बना सकता है कि वो ज़िंदगी में कामयाब हो जाए और ज़िंदगी उसके लिए आसान हो जाए। चक्रास और लताइफ ऑरा में फॉल करते हैं या ये अलग अलग चीज़ें हैं?
जी, ये चक्रास और ऑरास और जो लताइफ होते हैं इनको हम एनर्जी सोर्स कह सकते हैं। अच्छा। चक्रा वेस्टर्न टर्म है, वेस्टर्न साइड से जो इल्म हमारे पास आया है ऑरा का, चक्रा का, उसको चक्रा पॉइंट्स कहा जाता है। इट इज़ बिलीव्ड कि 7 एनर्जी पॉइंट्स हैं जिनको 7 चक्रास कहा जाता है। उन चक्रा से एनर्जी रेडिएट होती है, ट्रांसमिट होती है और हमारे ऑरा में शामिल होकर उनको ऑरा बनाती, ऑरा एनर्जी बनाती है। सिमिलरली लताइफ जो है वो तसव्वुफ़ या सूफीज़्म की इस्तिलाह है। कॉन्सेप्ट उसका भी यही है कि ये एनर्जी सोर्सेज हैं, एनर्जी पॉइंट्स हैं, इनको जब हम एक्टिवेट करते हैं, इनमें से एनर्जी निकालते हैं तो हम डिफरेंट स्पिरिचुअल डायमेंशन से कनेक्ट होते हैं और हमें वहाँ से स्पिरिचुअल पावर्स मिलती हैं। लेकिन इसमें दोनों में ना, वेस्टर्न चक्रास में भी और सूफीज़्म के लताइफ में भी, जहाँ कहीं से इनिशियल एक कॉन्सेप्ट आया वही आगे कॉपी पेस्ट होकर चलता रहा, लोगों ने इस पर रिसर्च नहीं की। हम चूँकि ये चीज़ प्रैक्टिकल सिखाते हैं तो हमने ऐसे बहुत से और भी एनर्जी सोर्सेज पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं इंसान की बॉडी में, जो ना तो वेस्टर्न माइंड साइंसेस वाले बताते हैं और ना ही सूफीज़्म में आज तक वो डिस्कवर किए हैं। अच्छा। हम इवन उसको बढ़ा के अपने पूरे वजूद, पूरी बॉडी को भी एनर्जी सोर्स हम बना सकते हैं। सर, हमारी ऑरा एनर्जी किन चीज़ों से मुतासिर होती है? हमारा ऑरा डेली लाइफ में मुतासर होता है। डेली लाइफ ट्रांजैक्शंस करते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। अच्छा। जब दो इंसान आपस में मिलते हैं ना, दोनों का ऑरा आपस में जब इंटरेक्ट होता है तो किसी एक का ऑरा अच्छा होगा, एक का बुरा हो सकता है, किसी एक के ऑरा में वायरस हो सकता है। जब ऑरा इंटरेक्ट करते हैं तो वायरस, नेगेटिविटी या ऑरा की स्ट्रेंथ भी ट्रांसफ़र होती है। तो लोगों से इंटरेक्शन ये पहली चीज़ हो गई जो हमें हमारे ऑरा को डिस्टर्ब करती है। फिर हमारा इसी तरह जब किसी से मिलते हैं, इसी तरह हम किसी से जब फ़ोन पे बात करते हैं, ऑन कॉल, जब हम किसी से फ़ोन पे कॉल पे बात करते हैं तो भी हमारी एनर्जी इंटरेक्ट होती हैं। वो लोग जो लंबी लंबी कॉल्स लेते हैं वो अक्सर डाउन हो जाते हैं, उनकी तबीयत अचानक डाउन हो जाती है, उनके मूड स्विंग्स आ जाते हैं। फिर आपने नोट किया होगा अक्सर कभी ऐसा होता है हम किसी से फ़ोन पे बात करें, उसके अचानक बाद हमें कमज़ोरी महसूस होने लगती है, सर दर्द, जैसे जिस्म जकड़ा हो। वो इसलिए कि जिससे हमने बात की उसके साथ नेगेटिव एनर्जी थी वो ट्रांसमिट हो गई। फ़ोन के जरिए भी हो जाती है? जी बिल्कुल, कनेक्शन बन रहा है ना, हम बात कर रहे हैं। मैं आपको इससे भी आगे लेके चलता हूँ। हम अपने घर में अपने ख्यालों में खोए अपने कमरे में बैठे किसी के बारे में सोच रहे हैं। आपने कभी नोट किया कि हम कभी अपने ख्यालों में खोए किसी के बारे में सोच रहे हो, अचानक उसी कॉल आ जाती है, मैसेज आ जाता है। हाँ, ये होता है अक्सर। क्योंकि जब हम अपने ख्यालों में खोए होते हैं ना, हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी लोअर हुई हुई होती है, जिसे हम अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं माइंड साइंसेस में। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड एक ऐसी पावरफुल स्टेट है जिसमें हमारी सोच ट्रांसमिट होकर दूसरी जगह पहुंच जाती है, उसी से वो टेलीपैथी मैसेज ट्रांसमिट होता है। अब वो लोग जो अपनी तन्हाई में बैठ के अपने पर्सनल टाइम में लोगों के बारे में सोचते हैं, वही अल्फा स्टेट माइंड कनेक्शन बनता है। और किसी के साथ नेगेटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी कनेक्ट करते हैं लोग। नेगेटिव एनर्जी बगैर किसी वजह के अपने घर बैठे लोगों से खुद कैच कर रहे हैं अपनी मर्जी से। और वो लोग जो ओवर थिंकिंग करते हैं, जो ये सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, लोगों के बुरे रवैयों के बारे में सोचते हैं, मुनाफिक लोगों के बारे में सोचते हैं, तो डेफिनेटली उनकी एनर्जी तो होती ही नेगेटिव है। उनके बारे में सोच सोच के एनर्जी कैच करके खुद अपना ऑरा ब्लॉक कर लेते हैं। आइडियली होना ये चाहिए कि किसी को अपने जहन में उतनी ही जगह दें जितनी वो डिज़र्व करता है। इसके अलावा ना, जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं ऑरा को डिस्टर्ब करता है। जब हम एंजाइटी का शिकार होते हैं, ऑरा के अंदर बैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं। जब हम नेगेटिव थिंकिंग या डिप्रेशन करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, तो हमारा ऑरा ज़ीरो हो जाता है। और जब हम फियर्स को सोचते हैं, अपने फोबियाज़ को सोचते हैं, अपनी फ्यूचर की इनसिक्योरिटीज़ को सोचते हैं, तो हमारी ऑरा एनर्जी एकदम ज़ीरो हो जाती है। जो चीज़ सबसे ज़्यादा ऑरा को डैमेज करती है, ऑरा एनर्जी को, वो हमारे फोबियाज़, फियर्स हैं, और उसके बाद नेगेटिव थिंकिंग और डिप्रेशन है। एंड लास्टली, जिसको हम नज़र बद कहते हैं, इवल आई कहते हैं, या जादू वगैरह कहते हैं, ये चीज़ें भी ऑरा को ब्लॉक करती हैं। सर, जब हमारा ऑरा ब्लॉक होता है तो क्या हमारे रिश्ते भी ख़राब हो जाते हैं? जब हमारा या किसी भी इंसान का जब ऑरा ब्लॉक होता है ना, तो यूँ समझें कि उसकी लाइफ में पॉजिटिविटी के चांसेस जो है ना वो रिड्यूस हो जाते हैं। जब पॉजिटिविटी के चांसेस रिड्यूस होते हैं तो उसकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में उसका इफेक्ट आता है। रिलेशन भी डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि किसी के रिलेशन ख़त्म होने की वजह ऑरा ब्लॉकेज है, तो प्योरली हम ऑरा एनर्जी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। रिश्ते कुछ बहुत अच्छे चलते हैं, कुछ कमज़ोर चलते हैं, कुछ नहीं चलते। ये नॉर्मल बात है। 2 वे अंडरस्टैंडिंग से रिश्ते चलते हैं। अगर हम अपनी टर्म्स के ऊपर किसी को एग्री नहीं होने दे रहे, हम चाह रहे हैं कि जो हम चाहते हैं वही अगला करे, हम बिल्कुल क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन नहीं दिखा रहे, और उससे कोई रिलेशन ख़त्म हो रहा है, तो हम इसको ऑरा एनर्जी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ऑरा को हील करने में कितना टाइम लगता है? अच्छा, ऑरा खुद से हील नहीं होता, उसको करना पड़ता है। हील जैसे हमने अभी बात की कि ऑरा एनर्जी एक्सरसाइज हम रिकमेंड करते हैं कि ऑरा एनर्जी एक्सरसाइज से अपने आप को एक्सरसाइज करके और उससे अपनी ऑरा एनर्जी बढ़ाई जाए, उसी से ब्लॉकेजेस ख़त्म की जाएँ और उसी से अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग किया जाए, जिससे हमारी लाइफ का हर एस्पेक्ट बूस्ट होगा।
इसमें अगर कोई शख्स 2 दफ़ा रोज़ाना ऑरा एनर्जी एक्सरसाइज करे और रेगुलरली करे ना, तो विद इन डेज़ वो अपने अंदर तब्दीलियाँ देखेगा, विद इन डेज़ एंड विद इन वीक्स उसकी ज़िंदगी बदलेगी इंशाअल्लाह ताला। सर, ऑरा की एक्सरसाइजेज से हम अपनी किस्मत कैसे बदल सकते हैं? बिल्कुल, ये इसी से लिंक्ड सवाल है। अब जैसा हमने पहले बात की कि जिसका ऑरा जितना स्ट्रांग होगा उसकी लाइफ उतनी आसान होगी, या यूँ कह लें कि उसकी किस्मत उतनी अच्छी होगी। अब हम जो ऑरा एक्सरसाइजेस रिकमेंड करते हैं ना, उसमें हम ये बताते हैं कि अपनी ऑरा अपने अंदर से, उस ऑरा एक्सरसाइज में क्या करना होता है, अपने अंदर से हिडन एनर्जी को एक्टिवेट करके बाहर निकालना होता है। इट इज़ अ मेडिटेशन एक्सरसाइज जिसको हम ऑरा एनर्जी एक्सरसाइज कहते हैं। अब हम अपने अंदर से जितनी ज़्यादा एनर्जी निकालेंगे, जितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकालेंगे, जितनी दूर तक लेके जाएंगे, उतनी ही हमारी स्पिरिचुअल फिंगरप्रिंट्स बनेंगे इस कायनात में। जितनी हमारी एनर्जी स्ट्रांग होगी ना, उतनी ही हमारी किस्मत अच्छी होगी। जितनी हमारी ऑरा की एनर्जी, ऑरा की रेस, स्पिरिचुअल ऑरा की रेस दूर तक जाएंगी ना, उतनी ही हमारी किस्मत अच्छी होगी। फिर हम एक चीज़ सिखाते हैं इसी में कि अगर कोई शख्स चाहता है कि उसकी आमदन, रिस्क जो है उसमें इजाफा हो, तो वो इस नीयत से, इस इंटेंशन के साथ ऑरा एनर्जी एक्सरसाइज करे कि मैंने अपनी जो है रिस्क की आमदन, ज़राए, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा करनी है, तो वो ऑरा एनर्जी एक्सरसाइज जब इस नीयत से करेगा तो उसकी लाइफ का वो एस्पेक्ट बूस्ट होना शुरू हो जाएगा। जब इंसान रेगुलरली एक्सरसाइज करता है ना, तो वो उसको नज़र आना शुरू हो जाता है कि मेरी इस लाइफ की एस्पेक्ट में कोई हर्डल आ रही है, कोई बैरियर आ रहा है, फिर उस एक्सरसाइज से उसको ख़त्म कर दिया जाता है। इसी तरह अगर कोई चाहता है कि वो अपनी शादी के इम्कानात ज़्यादा करे, तो इसी इंटेंशन के साथ ऑरा एनर्जी एक्सरसाइज करेगा तो उसकी लाइफ का ये एस्पेक्ट बूस्ट होगा। अगर कोई चाहता है कि उसको अपनी लाइफ में इज्जत ज़्यादा मिले, लोग उसको इज्जत दें, वो इस नियत के साथ, इंटेंशन के साथ ऑरा एक्सरसाइज करेगा, तो ऑरा एनर्जी में यही एस्पेक्ट बूस्ट होगा, यही उसको नजर भी आएगा। मतलब जो नियत होगी उसी हिसाब से अगर वो करेगा तो वो काम उसको जी। इसका हम स्पेशल तरीका बताते हैं, स्पेशल इसकी हम अट्यूनमेंट भी देते हैं कि इस तरीके से करें तो ये आपके अंदर अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि क्या औरत से काला जादू का तोड़ हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, हम अच्छा। ये भी सिखाते हैं। ऑरा, पहले मैं आपको बता दूं कि ऑरा एनर्जी भी एक वेस्टर्न टर्म हमारे पास आई है। इसको मैंने और हमारी टीम ने, हमने इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया है। हमने इसकी इतनी ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस निकाली हैं कि वो दुनिया में कहीं नहीं सिखाई जा रही। जो जैसा कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि लाइफ का कौन सा एस्पेक्ट बूस्ट करना है, लक बूस्ट करनी है, क्या करना है। इसी तरह हम ये भी सिखाते हैं कि आपने ऑरा एनर्जी से, अगर आपके ऊपर मैजिक है, अगर आपको शक है कि आपके ऊपर मैजिक है, ब्लॉकेज है, या आपको फील हो रहा है, इसी ऑरा एनर्जी से हम आपको साथ एक कलाम पाक पढ़ते हैं, देते हैं। जो करना चाहें मैं आपको बताता हूँ। हम रिकमेंड करते हैं कि तीसरा कलमा जो है वो आप पढ़ते हुए ऑरा एक्सरसाइज, एनर्जी एक्सरसाइज करें, तो उससे आपकी जो ब्लॉकेजेस होंगी, जो जादू की ब्लॉकेजेस होंगी, वो भी टूटती चली जाएंगी। लेकिन इसमें करना ये होगा कि पहले तो आप इस कलाम पाक को, तीसरे कलमे को रोज़ाना पढ़ा करें, पढ़ने अपनी ज़ुबान पे इसको जारी कर लें कि जब आप और एक्सरसाइज करें तो बैकग्राउंड में खुद ब खुद कलाम पाक चल रहा हो। और शुरू के कुछ अर्सा तो सिर्फ आप एक्सरसाइज करें, ताकि वो एक्सरसाइज करने में, उसके साथ ट्यून होने में, अलाइन होने में टाइम लगता है। पहले और एक्सरसाइज में महारत हासिल कर लें, फिर आप इस कलाम पाक को इंटीग्रेट करें, और कोई आपके ऊपर जादू हो तो रोज़ का रोज़ ब्रेक होता चला जाएगा। किसी को हिप्नोटाइज करके उससे क्या क्या काम लिए जा सकते हैं? हिप्नोटाइज किसी को ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता। पहले तो हमारे यहाँ हिप्नोटिज्म का एक कॉन्सेप्ट गलत है कि किसी को भी कहीं भी उसकी मर्ज़ी के बगैर हिप्नोटाइज़ किया जा सकता है। या हिप्नोटिज्म का एक तस्वर यह है कि किसी को होश से बेगाना कर देना, हिप्नोटिज्म में किसी को बेहोश कर देना, ये हिप्नोटिज्म नहीं है। अच्छा। हिप्नोटिज्म ये है कि किसी के दिल में अपनी बात उतार देना, किसी को कायल कर लेना अपनी बात पे, अपने प्रपोजल के ऊपर, ये हिप्नोटिज्म है। हिप्नोटिज्म जो है वो किसी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं किया जा सकता। जो हिप्नोटिज्म की थेरी है, जो साइंस है, वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए है। किसी को ट्रांस की कैफियत में ले जाके उसके साथ एक साइकोलॉजिकल टेक्निक्स के साथ थेरेपी की जाती है, जिसको हिप्नोथेरेपी कहते हैं। इसका मकसद होता है कि दूसरे इंसान को कोई मसाइल हैं तो उन मसाइल का हल किया जाए, उसके लाशोर को एक्सेस करके वहाँ से मसाइल की गिरहें खोल दी जाएँ। जैसे कि हमने पीछे जिक्र किया कि माइंड साइंसेज में प्रोग्रेस बहुत फास्ट है रिकवरी की। वो इस तरह होता है कि किसी को ट्रांस में ले जाके उसके सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस किया जाता है और वहाँ से प्रॉब्लम्स की रूट कॉज को ख़त्म किया जाता है। और ये तब होगा जब अगला शख्स विलिंग होगा कि मैं आपके पास आया हूँ, मुझे हिप्नोटाइज करें, मेरा मसला हल करें। तो किसी को हिप्नोटाइज करके सिर्फ उसके मसले हल किए जा सकते हैं। ये जो मिथ है, या जिसको हम स्टेज हिप्नोसिस कहते हैं, ये सिर्फ ड्रामा होता है, प्री प्लान्ड होता है, इसमें कोई हकीकत शब्दबाजी होती है। बिल्कुल। वाकई टेलीपैथी के जरिए आप किसी से कुछ भी करवा सकते हैं? पहली बात तो यस, टेलीपैथी एक हकीकत है और टेलीपैथी हम सिखाते हैं। बहुत आसान तरीके से हम सिखाते हैं कि हम टेलीपैथी के ज़रिए किसी के साथ अपने माइंड कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश करना है, अंदर अपनी बात कैसे पहुंचानी है, उसको उसकी जिरा कैसे करनी है, उसको कन्विंस कैसे करना है, और इससे बहुत से काम किए जा सकते हैं। अच्छा। किसी का गलत बिहेवियर है वो ठीक किया जा सकता है, कोई परेशान है उसकी परेशानी जहन से हटाई जा सकती है, ओवर थिंकिंग या एनजाइटी के क्लाउड्स किसी के अंदर बने हैं तो वो ब्रेक किए जा सकते हैं, किसी के अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट किया जा सकता है।
इस तरह की कोई भी चेंज की जा सकती है, बिहेवियर हैबिट्स चेंज की जा सकती हैं। लेकिन अगर हम ये पूछें कि क्या टेलीपैथी से कुछ भी किया जा सकता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। टेलीपैथी से आप सिर्फ वही काम हो सकेगा जो कि काम कंस्ट्रक्टिव है, पॉजिटिव है, जो जायज़ है, जिसमें विन विन सिचुएशन है। अगर मैं और आप एक बिज़नेस कर रहे हैं और मैं ये टेलीपैथी करूं कि आप अपने सारा बिज़नेस, सारा पैसा मुझे दे के जो है खुद आप फ़कीर बन जाएं, जंगल में चली जाएं, तो ये टेलीपैथी काम नहीं करेगी। नेगेटिव चीज़ों में नहीं करेगी, नेगेटिव चीज़ों में नहीं करेगी। लेकिन अगर मैंने आपसे ये कहना हो कि जी हमारी पार्टनरशिप 50-50 की है, मेरा काम ज़्यादा है, इट्स लेट्स रोल इट टू 55 एंड 45, और उसके पीछे स्ट्रॉन्ग लॉजिक ग्राउंड्स भी हैं, यस दिस इज पॉसिबल। सर, कोई शख्स जो कि बाहर मुल्क में बैठा हुआ है या किसी और सिटी में है, जब वो आपसे सेशंस लेता है लाइव, तो आपकी हीलिंग उस पर कैसे असरअंदाज होती है? हीलिंग ऐसे असरअंदाज होती है, इसको हम रिमोट हीलिंग कहते हैं। अच्छा। कि जना रिमोट है, का मतलब कि दूसरा शख्स आपके सामने नहीं है, वो गायब है, और आप उसकी हीलिंग करते हैं। इसके पीछे इट इज साइंस। इसकी फिलॉसफी ये है कि हम पहले, जैसा हमने पहले जिक्र किया, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जाता है। जिसने, जो हीलर है ना, वो सबसे पहले अपने ब्रेन की फ्रिक्वेंसी लोअर करता है, अपने आप को अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाता है, मेडिटेट करता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाता है। जिस शख्स की हीलिंग करनी है उसके नाम और उसकी जो भी उसके पास डिटेल है उससे कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। जब कनेक्शन बन जाता है तो फिर जो उसका प्रॉब्लम है उसकी इंटेंशन करके उसके ऊपर अपनी माइंड पावर प्रोजेक्ट करता है, और उस तरीके से जो है वो हीलिंग असरअंदाज होती है। दिस रियली वर्क्स। और हम ये फ्री हीलिंग सिखाते भी हैं। बहुत से लोगों ने ये हीलिंग हमसे सीखी और वो खुद हीलिंग करते हैं ऐसे। आपके इदारे की तमाम सर्विसेज फ्री हैं या कुछ पेड भी हैं? कुछ पेड सर्विसेज भी हैं हमारी। मेनली हमने स्टार्ट फ्री से किया था। हमारा थीम ये है कि लोग ये माइंड साइंसेज की एप्लीकेशंस सीखें, और सीखने के बाद ख़ुद अपनी ज़िंदगी बदलें, और उसके बाद अपने एनवायरनमेंट पे असरअंदाज हों, लोगों के रवैये बदलें, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करें। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मसरूफियत की वजह से या अपने माइंड फोकस अच्छा ना होने की वजह से ये एक्सरसाइजेज, इन उलूम से फ़ायदा नहीं उठा पाते। वो फिर हमें अप्रोच करते हैं कि जी हमारे लिए आप ये काम कर दें। फॉर एग्जांपल, किसी फैमिली मेम्बर का बिहेवियर चेंज करना है ये टेलीपैथी के ज़रिए, तो आप कर दें। हम इस चीज़ को फिर चार्ज करते हैं, इसमें वक्त और मेहनत लगता है। कोई रिलेशनशिप किसी का डिस्टर्ब है, कपल का रिलेशनशिप इंप्रूव कराने के लिए कोई हमें अप्रोच करता है, तो टेलीपैथी से हम वो भी करते हैं। किसी की डिजीज़, कोई ख़तरनाक डिजीज़ है, उसकी हीलिंग जिसमें ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, वो भी उसको हम चार्ज करते हैं। या जिस तरह हमने ऑरा एनर्जी की बात की कि ऑरा को क्लींस करते हैं, एक हमारी सर्विस है जिसको हम कहते हैं ऑरा क्लींजिंग एंड बूस्टिंग। अच्छा। रिकमेंड तो हम ये करते हैं कि लोग खुद और एक्सरसाइज करें और ख़ुद अपना ऑरा क्लीन और बूस्ट करें, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अच्छा। कोई नहीं कर पाता तो हम उसे कहते हैं कि हम भी अपनी माइंड पावर के ज़रिए किसी दूसरे का ऑरा क्लींस कर सकते हैं, उसमें से वायरस हटा सकते हैं, उसमें से ब्लॉकेजेस ख़त्म कर सकते हैं, और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ज़बरदस्त। फिर इसी से आगे एक और सर्विस, इसको हम कहते हैं बिजनेस बूस्ट सर्विस। अच्छा, वो क्या है? किसी का बिजनेस भी बूस्ट किया जा सकता है माइंड पावर के ज़रिए। अमेजिंग। सेल्स बढ़ाई जा सकती हैं, बिजनेस ग्रो कराया जा सकता है, फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकती है Yes, बेसिकली इसकी। 100%। ज़बरदस्त। सर, आपने बताया कि आपकी टीम मुल्क पाकिस्तान के लिए भी काम कर रही है, तफसील शेयर करना चाहेंगे कि क्या क्या काम कर रही है? जी, मैं आपको ये बताता हूँ सबसे पहले कि हमने स्टार्ट कैसे किया, ये कलेक्टिव वर्क हमने कैसे स्टार्ट किया। जब कोविड आया था, जब कोविड पाकिस्तान में आया और इसका बहुत ज़्यादा फियर था, बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा था, लोग सीरियस हो रहे थे, डेथ्स हो रही थी, हमने उस वक्त ये इनिशिएटिव लिया और हमने अपनी टीम को मैंने ट्रेन किया। एक छोटा सा हमने कोर्स कराया, एक कंडेंस कोर्स किया, माइंड पावर हीलिंग कैसे करते हैं, और हमने ये प्रमोट किया, हमने ऐड दिया, लोगों को अप्रोच किया कि जिसके घर में कोई सीरियस पेशेंट है कोविड का, जिसको लाइफ थ्रेटनिंग है, जो सीरियस है, सिर्फ वो लोग हमें अप्रोच करें। नॉर्मल केसेस को हमने नहीं लिया, हमने सिर्फ सीरियस केसेस को लिया हमने, और उनको हमने कलेक्टिव एज अ टीम, पूरी टीम ने मिल के उनको हमने हील किया। और हमारी हीलिंग का इतना अच्छा इफेक्ट था कि वो लोग जो लाइफ के रिस्क के ऊपर थे, लाइफ थ्रेटनिंग थे, या वो ऑक्सीजन पे थे, या डॉक्टर्स हाथ उठा चुके थे, ऐसे केसेस भी विद इन 24 आवर्स बहुत फास्ट रिकवरी से वो ठीक हुए, वापस लाइफ की तरफ आए। हमने एक साल में तकरीबन हमने अराउंड 500 केसेस कोविड के, ओनली सीरियस केसेस, लाइफ थ्रेटनिंग केसेस को हमने ट्रीट किया था, और उसमें से हमारी सक्सेस रेट जो थी वो 80% प्लस थी, कि जो विद इन डे ठीक हुए थे। कुछ की प्रोग्रेस स्लो थी, कुछ को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा था, और कुछ की हमें फीडबैक नहीं मिल सकी थी। ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था कलेक्टिव माइंड पावर के यूज़ का। फिर हमने इसी तरह के कुछ और काम काम करने शुरू किए कि अगर हम हीलिंग कर सकते हैं तो हम अपने मुल्क को और तरीक़ों से फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। हम अपने मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर कर सकते हैं, हम डिसिप्लिन, कानून की पाबंदी को बेहतर कर सकते हैं, हम पीस ला सकते हैं, हम टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं, और इस तरह के हम और कई काम कर सकते हैं, जो कि हमारी कुछ डेडिकेटेड टीम्स इस वक्त काम कर रही हैं। सर, आपके पास बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ आती हैं और अपनी ऑरा हीलिंग के लिए? हमें लोग अप्रोच करते हैं, अब नाम लेना मुनासिब नहीं है। कुछ तो ऐसे होते हैं जो
अपने आप को उस तरह इंट्रोड्यूस नहीं कराते कि हम फ़लाँ पर्सनैलिटी हैं, लेकिन लोग हमें इन चीज़ों के लिए अप्रोच करते हैं और मुस्तफ़ीद भी होते हैं और फ़ायदा भी उठाते हैं। सर कोई केस शेयर करना चाहेंगे नाम लिए बगैर? मैं आपसे एक दिलचस्प केस शेयर करता हूँ, पर्सनैलिटी का, किसी सेलिब्रिटी का तो नहीं, एक केस मैं आपसे शेयर करता हूँ। टेलीपैथी हमारी सीरीज़ चल रही थी, कोर्स की ट्रेनिंग हम करा रहे थे। उसमें से एक हमारा टॉपिक हमने फिर बाद में उसको बनाया कि हम टेलीपैथी से रिलेशंस कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक हमें एक लड़के ने अप्रोच किया और उसने मुझे ये कहा कि मैं एक लड़की के साथ ताल्लुक़ में था, हम कुछ ऐसा ताल्लुक़ में रहे, अब हम साथ नहीं हैं, हमारा ब्रेकअप हो गया, मैं चाहता हूँ हम फिर से साथ रहना शुरू कर दें और ज़िंदगी को आगे लेके चलें, हम साथ रहें। तो मैं ऐसे केसेस को ना जनरली होप नहीं दिलाता, मोटिवेट नहीं करता, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है, उसने कहाँ चलना है, किसके साथ चलना है। फिर वो माजी हो चुका था, मैंने उसको डिस्करेज किया। मैंने कहा जो पास्ट हो चुका है वो दैट इज़ पास्ट, आप इस पास्ट पे फोकस ना करें, आप अपने ऊपर फोकस करें कि अपनी ज़िंदगी और कैसे बेहतर बना सकते हैं। आपके पास बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आएंगी, रिलेशन के हवाले से भी। हमारी बात ख़त्म होगी। कुछ ऐसे बाद उस लड़के ने रब्ता किया दोबारा, उसने कहा कि सर आपने तो मुझे मना किया था इस लव रिलेशनशिप के लिए टेलीपैथी करने के लिए, लेकिन मैंने फिर भी टेलीपैथी की। अच्छा। मैंने आपके बताए वो तरीके से टेलीपैथी की और मैंने उस टेलीपैथी में ये सारी टेलीपैथी मैसेज दिया, ये प्रोग्रामिंग की उस लड़की के जहन में कि वो ख़ुद मुझे अप्रोच करे और ख़ुद मुझसे इजहार करे कि हम साथ चलना चाहते हैं और मुझे पूरा प्लान बताए कैसे फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करेंगे, उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चलेंगे। एंड ही सेड कि मैंने जैसे जैसे टेलीपैथी की बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसने खुद अप्रोच किया, खुद इजहार किया, अपना प्लान शेयर किया और उसके बाद चीज़ प्रोसीड हुई। टेलीपैथी एक इल्म है, सच्चा इल्म है जो वर्क करता है, लेकिन अगेन वो किसी की वैल्यूज़ के खिलाफ काम नहीं कर सकता। अगर कोई एक रिलीजन को फॉलो करता है तो अगर कोई उसके ऊपर टेलीपैथी करे कि अपने रिलीजन को छोड़ दो, टेलीपैथी वोंट वर्क। एक लिमिट है इसकी। सर अगर कोई बंदा डिप्रेशन में है और उस डिप्रेशन के पीछे कोई लॉजिकल रीजनिंग भी नहीं है, तो माइंड साइंसेज में हम इसको क्या कहेंगे? डिप्रेशन की अगर सादा डेफिनेशन करें ना तो इसको हम कहते हैं प्रोलॉन्ग्ड स्टेट ऑफ सैडनेस, यानी कि मायूसी या उदासी की हालत अगर तूल इख्तियार कर जाए, ज़्यादा अरसा रहे, तो इसको डिप्रेशन कहते हैं। सादी सी डेफिनेशन है ये। अब ये देखने की ज़रूरत है कि उदासी या मायूसी तूल क्यों इख्तियार करती है, ज़्यादा क्यों होती है। वो हमारी थिंकिंग और ओवर थिंकिंग की वजह से होती है। अच्छा। जितने भी डिप्रेशन के मरीज़ थेरेपीज़ के लिए आते हैं, जब उनसे ये पूछा जाता है कि आप क्यों लाइफ से इतने डिप्रेस हैं, लाइफ से क्यों मायूस हैं, आपकी लाइफ में ऐसी क्या नाकामियों की सीरीज़ हुई है जिसकी वजह से आप इतने डिप्रेस्ड हैं, तो आप यकीन करें कि वो 1, 2 या 3 से ज़्यादा नाकामियाँ बता ही नहीं पाते, क्योंकि इससे ज़्यादा होती भी नहीं है। और अगर हम ओवरऑल एनालिसिस करें तो 1, 2, 3 फेलियर्स हम सब की लाइफ में होते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। अब वो लोग डिप्रेशन का शिकार कैसे होते हैं कि वो अपने इन फेलियर्स के बारे में सोचते रहते हैं, ओवर थिंक करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा थिंक करते हैं और वो चीज़ उनके अंदर प्रोग्राम हो जाती है। डिप्रेशन का हिप्नोसिस का एक उसूल है कि हिप्नोसिस ऐसे किया जाता है, लाशोर की प्रोग्रामिंग ऐसे की जाती है कि एक पुरसुकून जहनी जिस्मानी कैफियत हासिल की जाती है जिसे हम अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं, और उसके बाद कोई चीज़ या कोई बात जो प्रोग्राम करनी होती है वो रिपीट करके मुखातिब करके कही जाती है, तो लाशोर में प्रोग्राम हो जाती है। अब जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं ना, उनमें ये एक ख़ास बात होती है कि वो सोने से पहले नेगेटिव सोचते हैं। सोने से पहले एक ऐसी कैफियत होती है जहाँ कुदरती तौर पर हमारे शऊर कॉन्शियस एक्टिविटीज़ मिनिमाइज़ होती जा रही हैं, हम नींद की तरफ जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता शऊर मिनिमाइज़ हो रहा है, लाशऊर के साथ एक लिंक बनता चला जा रहा है। इस वक्त सोने से पहले जो भी इंसान सोचता है वो ज़िंदगी पे गहरा असर रखता है। सोचने से पहले नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव प्रोग्रामिंग होती जाएगी आपके लाशऊर के अंदर और आपका अगला पूरा दिन नेगेटिव गुजरेगा। और अगर आप रोज़ ऐसे करेंगे तो पूरी ज़िंदगी नेगेटिव हो जाएगी। इसी टाइम को अगर आप पॉजिटिव यूज़ करें तो ज़िंदगी पॉजिटिव और मोटिवेटेड हो जाएगी। तो डिप्रेशन के मरीज़ रात सोने से पहले नेगेटिव सोचते हैं, अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं और अपने अनजाने में अपने अंदर अपने ऊपर नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन बन जाता है, प्रोग्राम हो जाता है। अब आप वाली बात कि बाज़ औक़ात इंसान डिप्रेशन का शिकार तो हो चुका होता है, इतनी डीप प्रोग्रामिंग अपने अंदर कर चुका होता है, लेकिन वो कभी कभार ख़ुद भी सोचे तो उसको ये याद नहीं आता कि वो क्यों इतना डिप्रेस्ड है, क्यों इतना परेशान है, क्या ऐसे फेलियर्स हैं। वो इसलिए कि प्रोग्रामिंग हो चुकी हुई होती है। और इसका हल क्या है कि इसी टाइम को पॉजिटिव यूज़ किया जाए। मतलब इसका नींद के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, जो दरमियान का टाइम है, टाइम जी, स्पैन। नींद से पहले वाले टाइम का हमारे लाशऊर की प्रोग्रामिंग से बहुत गहरा ताल्लुक है। ओके, ये तो बहुत बड़ी टिप बता दी आपने। सर डिप्रेशन तो एक एक्सट्रीम लेवल है, उससे पहले एक स्टेज आता है एंग्जाइटी। हर बंदा आजकल एंग्जाइटी का शिकार है, ऐसा क्यों है? अच्छा, पहले तो ये कि डिप्रेशन और एंजाइटी में थोड़ा सा फ़र्क है। डिप्रेशन का ताल्लुक पास्ट से, पास्ट में रहना, पास्ट को सोचना।
एंजाइटी का ताल्लुक फ्यूचर से है, नियर फ्यूचर से। एंजाइटी की सिचुएशन इस तरह होती है या कैफियत इस तरह होती है जिसको हम इज़्तिराब कहते हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा जो हम चाहते हैं, जल्दी क्यों नहीं हो रहा, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक क्यों नहीं हो रहा, कब होगा, कब हमारा गोल अचीव होगा। इस कैफियत को, इस फीलिंग को हम एंजाइटी कहते हैं। एक्चुअली तो एंजाइटी जो है वो एक पॉजिटिव चीज़ है। ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए इंसान एंक्शियस होता है तो वो एक्शंस लेता है और स्टेप करता है। इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमारी कौम को दुआएं देते हुए चले गए कि खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना करे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। उनके कहने का मतलब था कि हम एक सोई हुई कौम हैं, हमारे अंदर एक्टिविटी नहीं है, एनर्जी नहीं है, मोटिवेशन नहीं है कुछ करने की, एक्शन लेने की, अपनी ज़िंदगी बदलने की। तो एंक्शियस होना तो ज़रूरी है, हम एंक्शियस होंगे तो काम करेंगे। लेकिन आजकल एंक्शियस तो हम ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं, लेकिन उस एंजाइटी को हम डायरेक्शन नहीं देते, सिर्फ ओवर थिंक करते रहते हैं उस एंजाइटी को। और इस एंजाइटी के जो हार्मोन्स पैदा होते हैं वो हमारे जिस्म के अंदर बहुत नेगेटिव असरात पैदा करते हैं। साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट तो है ही है, मेडिकल डिजीज़ पैदा करते हैं। अब इस एंजाइटी का हल क्या है? पहले तो एंजाइटी पैदा इसलिए होती है कि हम जो फ्यूचर में करना चाहते हैं ना, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने एक गोल बना लिया कि मिसाल के तौर पर मैंने ये गोल बना लिया कि मैंने पाकिस्तान का एक मुसन्निफ़ बनना है, बेस्ट राइटर बनना है, वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स बनना है, ठीक है। लेकिन जब तक मैं इसको प्रॉपर गोल सेटिंग में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूँगा कि मैंने किस साल तक ये हासिल करना है, उसको हासिल करने से पीछे मैंने क्या क्या मेहनत करनी है, क्या क्या स्टेप लेने हैं, हुस्न तदबीर क्या करनी है, क्या रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, जब तक मैं उसकी प्लानिंग करके अपने 5 साल के प्लान को ब्रेक डाउन करके हर साल पे लाऊंगा, फिर हर महीने पर, हर वीक पे, हर दिन का जब तक मैं प्लान अपना नहीं बनाऊंगा ना, तो मेरा परफॉर्मेंस मेजरमेंट बहुत वेग होगी। मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं ठीक जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ। इस वजह से भी एंजाइटी पैदा होती है। अगर हम अपने गोल को ब्रेक डाउन कर लें और उसी के मुताबिक अपनी परफॉर्मेंस मेजर करते चले जाएं कि क्या मैं इस शेड्यूल, इस दिन, इस ईयर के हिसाब से ठीक जा रहा हूँ, तो हमें एंजाइटी नहीं होगी। अच्छा, ठीक है सर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और माइंड साइंसेज में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक माइंड साइंसेस का एक बहुत माना जाने वाला, बहुत पढ़ा जाने वाला और चाहा जाने वाला एक सब्जेक्ट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का थीम ये है, ये फ़िलासफ़ी ये कहती है कि हम जो भी चाहें उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी सोच के ज़रिए। हम खुशी अट्रैक्ट करें, हम पैसा अट्रैक्ट करें, हम अच्छे रिलेशंस अट्रैक्ट करें। जो हम सोचेंगे हमारी सोच से वाइब्रेशन रेज जाएंगी, कायनात से रिफ्लेक्ट होके आएंगी और वही चीज़ हमें मिलेगी। ये इसका थीम है, इसका कॉन्सेप्ट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, सवाल ये बनता है कि अगर ये इतना ही आसान है तो सब लोग अपनी मर्जी की चीज़ें क्यों नहीं हासिल कर लेते सोच के? Exactly. उसमें एक प्रॉब्लम है जी। क्या? ख़ास तौर पे हमारे माशरे में एक प्रॉब्लम है कि हम लोग चाहते तो ये हैं कि हम कामयाब हों, हम बहुत अच्छा पैसा कमाएं, लेकिन सोचते हम हर वक्त ये रहते हैं कि मेरे पास अभी तक पैसा नहीं आया, मेरी फ़लाँ जॉब भी गई, मेरा फ़लाँ कारोबार भी फ़ेल हो गया, फ़लाँ इतना अच्छा चल रहा है, मेरे साथ हमेशा नाकामी होती है, मेरी किस्मत ही ख़राब है। होता है, हम कहते हैं हमारे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मेरी ही किस्मत क्यों खराब है, बाकी तो किसी के साथ नहीं होता। अब फ़र्क देखें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जो आप सोचेंगे वो अट्रैक्ट करेंगे, वो ये नहीं कहता जो आप चाहेंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। हम चाहते पॉजिटिव हैं, सोच नेगेटिव रहे होते हैं, तो नेगेटिविटी को हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमारी ज़िंदगी ज़्यादा नेगेटिव होती है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई तो बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन नेगेटिवली अप्लाई कर रहे हैं। तो पहली तो बात ये हो गई कि हम जो चाहते हैं वो सोचते नहीं और जो सोचते हैं वो चाहते नहीं हैं। इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए उल्टा काम करता है। फिर दूसरी ये बात हो गई कि हमने सिर्फ सोचना नहीं है उस चीज़ को, एक प्रैक्टिस की जाती है माइंड साइंसेज में भी या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, जिसको विजुअलाइजेशन कहते हैं। अच्छा। सोच के साथ उसको विजुअलाइज करें। फॉर एग्जांपल, आप अगर मुस्तकबिल में बहुत अच्छी पब्लिक स्पीकर बनना चाहती हैं तो आपने इस चीज़ को अपने फ्री टाइम में इसको आपने सोचना है, विजुअलाइज करना है कि आप पब्लिक स्पीकिंग कर रही हैं, बड़ी सी ऑडियंस है और आप उसको उस पूरे मोमेंट को एंजॉय करें, उसको अपने ऊपर तारी करके कैफियत में उतर के उसको देखें। इसको विजुअलाइजेशन कहते हैं। अच्छा। सिर्फ सोचेंगे नहीं, सिर्फ सोचेंगे तो वो फैंटेसी बन जाएगी। फैंटेसी में एक फ़र्क है फैंटेसी और विजुअलाइजेशन में। फैंटेसी में ना हमेशा एक हसरत की फीलिंग होती है, हसरत की कैफियत होती है, इंसान जानता है कि ये नहीं हो सकता। फैंटेसी में काश वाली फीलिंग आती है, काश ऐसा हो सकता। काश और हसरत क्या हो गई? नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो गई। इसी को आप
बिलीव करें और इसी को पॉजिटिवली बिलीव के साथ विजुलाइज करें तो ये मैनिफेस्टेशन कहलाएगी, जिसको लोग प्रैक्टिस करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए। मैनिफेस्टेशन वैसे अच्छी चीज़ होती है। जी, मैनिफेस्टेशन इसी को कहते हैं। अच्छा, फैंटेसी और मैनिफेस्टेशन में बहुत बड़ा फ़र्क है जो मैंने आपको बता दिया। अगर कोई बंदा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहा है तो उसको पॉजिटिवली कैसे यूटिलाइज कर सकता जो आप चाहते हैं आपने वो सोचना है, है? नेगेटिव नहीं सोचना, पास्ट को नहीं सोचना, जो आप चाहते हैं ये हो वही सोचना है आपने। सेकेंडली मैंने कहा इसमें आपने विजुअलाइजेशन अटैच करनी है, अपनी विजुअलाइजेशन लेकर आनी है, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। फिर इसमें अपने इमोशंस लेकर आने हैं। लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो कैसे विजुअलाइज करेंगे? डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब आपके इर्द गिर्द हर वक्त अगर शोर है, आपके पास प्राइवेसी नहीं है, ना घर में ना ऑफिस में, तो फिर क्या होगा? देखें शुरू में तो आपको वक्त निकालना पड़ेगा, प्राइवेसी जगह या ऐसा वक्त चूज़ करना पड़ेगा जब आपके पास शोर ना हो। लेकिन विद इन डेज आप ट्यून हो जाएंगे, आप महफिल में बैठ के भी ये काम कर सकेंगे। अच्छा। आपको ज़रूरत नहीं रहेगी कुछ करने की। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अच्छा, हम बात करते हैं कि आपने विजुअलाइजेशन अटैच कर दी, उसके साथ फिर आपने इमोशंस अटैच करने हैं। यानी कि अगर आप ये विजुअलाइज कर रहे हैं कि आप पब्लिक स्पीकिंग कर रही हैं बड़ी सी ऑडियंस के साथ, तो आप वो विजुअलाइज करते हुए आपके चेहरे पे मुस्कुराहट और जज्बा, चेहरे पे रंग होने चाहिए। अगर आप मुरझाए हुए चेहरे के साथ वो विजुअलाइज करेंगे तो इसका मतलब है कि आपकी अंदर खुद जो है वो क्लैरिटी नहीं है, बिलीफ नहीं है, वो उल्टा इफेक्ट हो जाएगा। इमोशंस अटैच करने हैं। फिर ये कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, इसको आपने बतौर एक्सरसाइज नहीं करना कि ये एक्सरसाइज है, 5 मिनट एक्सरसाइज कर ली पॉजिटिव सोच के, बाकी सारा दिन बुरा सोचें, वापस आ जाओ चलो जी, ये नहीं करना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्सरसाइज नहीं है, इट इज़ एन अप्रोच ऑफ लाइफ। इसको एज अप्रोच ऑफ लाइफ अडॉप्ट करना है आपने, पॉजिटिव सोचना है, मुस्बत रहना है, पॉजिटिव विजुलाइज करना है। फिर इसका नेक्स्ट रूल है कि इसको आपने नैरो नहीं करना, इसको आपने ब्रॉड और ओपन रखना है। मिसाल देता हूँ, अगर एक पोस्ट आई है किसी जॉब के लिए और बहुत अच्छी पोस्ट है, 100 लोग उस पोस्ट के लिए अपीयर हो रहे हैं, उस 100 के 100 लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी अप्लाई कर रहे हैं, तो जॉब तो किसी एक को मिलनी है ना। तो इसको ब्रॉड रखने का मैं ये कहता हूँ कि आपने इसको नैरो डाउन ये नहीं करना कि मुझे फ़लाँ पोस्ट की फ़लाँ जॉब ही चाहिए तो मेरी ज़िंदगी बदलेगी। आप इसको ऐसे ब्रॉड और ओपन रखें कि आपकी लाइफ चेंज होगी, आपको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, बहुत अच्छा कारोबार चलेगा। अब चाहे वो ये वाली जॉब मिले या कोई और मिले या कोई और मिले, चाहे पैसा बिजनेस से आए, चाहे एक डोनेशन से आए, जहाँ से भी आए, अपने आप को ओपन रखें। जब अपने आप को नैरो डाउन कर लेते हैं ना, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बाकी पॉसिबिलिटीज़ को ब्लॉक कर देते हैं। यही काम हम लोग दुआ करते हुए करते हैं। हम लोग दुआ ये करते हैं कि या अल्लाह हमें फ़लाँ रास्ते से कामयाबी चाहिए, फ़लाँ रास्ते से पैसा चाहिए। हम बाकी सारे रास्ते खुद बंद कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला के पास तो 1000 रास्ते हैं हमें वो चीज़ देने के। हम कहते नहीं जी हमें तो यहीं से चाहिए, हमें तो फ़लाँ शख्स को अपना लाइफ पार्टनर बनाना है, हमने और किसी के साथ शादी नहीं करनी। हालांकि हम चाहते क्या हैं कि हमारा अच्छा एक फैमिली रिलेशन हो, हम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारें, अच्छा समझने वाला पार्टनर मिले हमें। ऐसे पार्टनर अल्लाह ताला आपको हज़ारों ला के दे सकता है। आप अपने आप के लिए सारे रास्ते बंद करके एक जगह पर लॉक ऑन जब हो जाते हैं ना, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन माइनस हो जाता है। मतलब आपने अपनी थॉट्स को ब्रॉडर करना है, ब्रॉडर जितना करना है। ब्रॉडर करेंगे उतना लॉ ऑफ अट्रैक्शन जहाँ से मर्जी आपके पास आए, अबंडेंस आनी है ना आपके पास, कहीं से भी आ सकती है। अपने आप को नैरो डाउन नहीं करेंगे। जब आप अपने आप को नैरो डाउन करते हैं, अपने बाकी रास्ते खुद बंद कर रहे होते हैं। फिर इसी के साथ कि आपने अपने आप को टाइम बाउंड नहीं करना। अच्छा, कि जी ये चीज़ मुझे शाम तक ही चाहिए, ये जॉब मुझे अगले 5 दिन में ही चाहिए। जब आप नैरो डाउन करेंगे ना, कॉन्शियस होंगे ना, एक्स्ट्रा कॉन्शियस होंगे, तो तब आपकी वो चीज़ हासिल नहीं हो पाएगी। आपकी वो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस असल में वाइब्रेट ट्रांसमिट हो ही नहीं पाएंगी जब आप एंक्शियस होंगे, फिक्रमंद होंगे। रिलैक्स होके अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में पुरसकून होके आपने उस चीज़ को करना है और टाइम बाउंड नहीं करना कि मुझे आज ये चीज़ चाहिए। एंड इट इज़ प्रैक्टिकल। जब आप किसी चीज़ पे बिलीफ रखते हैं कि अल्लाह ताला ये चीज़ आपको लाजमी देगा, सूनर और लेटर वो आपके पास आती है। दिस इज़ ट्रू। एंड लास्टली, लास्ट रूल ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, प्रैक्टिकल स्टेप्स, हुस्न तदबीर। ये दुनिया आलम असबाब है, असबाब के साथ हमें यहाँ पे अल्लाह ताला ने भेजा है कि असबाब इख्तियार करो तो कामयाबी मिलेगी। अगर हम अपने करने वाले एक्शन नहीं कर रहे, हुस्न तदबीर नहीं कर रहे, मेहनत नहीं कर रहे, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करते जा रहे हैं, तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके प्रैक्टिकल स्टेप के साथ सपोर्टिंग होना चाहिए, तो ही कामयाबी मिलेगी। अगर कोई आपकी टीम में शामिल होना चाहता है तो वो कैसे हो सकता है? हम लोगों को वेलकम करते हैं। हमारी ये ख्वाहिश है कि बहुत लोग हमारी टीम में शामिल हों, क्योंकि हम बहुत से वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए, सोसाइटी के लिए, और हमारे पास टीम की शॉर्टेज है, हमें टीम चाहिए। हम उसमें ये कहते हैं कि हम जो कोर्सेज सिखा रहे हैं, हमारे साथ कोर्स करें, हमसे फ्री इल्म सीखें,
अपने आप को इक्विप करें माइंड पावर के साथ, और फिर जैसे जैसे आप काबिल हो जाएंगे आप हमें अप्रोच करें, हम आपको अपनी टीम में शामिल कर लेंगे। राइट नाउ भी हमारा एक कोर्स चल रहा है, जैसे जिक्र किया मैंने, और इस कोर्स में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं हमें। हमने उनको यही कहा कि यू आर वेलकम, और कोर्स कंप्लीट करें, अच्छे तरीके से महारत हासिल करें, और उसके बाद हमारी टीम में शामिल हो जाए। आपकी ऑरा एनर्जी अच्छी है, आप योर ऑरा इज़ इन गुड कंडीशन, लेकिन आपका ऑरा बहुत जल्दी मुतासर होता रहता है। अच्छा, वो किस तरह से? इफेक्ट होता रहता है। हम जो भी लोग पब्लिक डीलिंग करते हैं, लोगों से मिलते हैं, कहीं ना कहीं से वायरस आ जाता है और इंटरेक्ट करता है। आपके केस में क्या कि आप होस्ट करती हैं प्रोग्राम, बहुत से आप पॉडकास्ट होस्ट करती हैं, और आप किसी भी गेस्ट की बात को बहुत तवज्जो से सुनती हैं। जब हम किसी की बात बहुत तवज्जो से सुनते हैं ना, तो हम उनके साथ उनकी एनर्जीज भी कैच करते हैं। अच्छा। तो आपके साथ आपने अक्सर ये नोट किया होगा कि आपका मूड अचानक कभी अप डाउन हो जाता है, मूड स्विंग्स आ जाते हैं, कभी बगैर किसी वजह के बहुत खुशी, कभी बगैर किसी वजह के डाउन फील करना। ये इसलिए होता है कि हमारी ऑरा एनर्जी इंटरेक्ट हो रही होती है, इफेक्ट हो रही होती है। तो इसका हल ये है कि ऑरा एनर्जी एक्सरसाइज जो मैं आपसे शेयर करूंगा, आपने रोज़ाना ऑरा एक्सरसाइज करें, अपने ऑरा को लॉक करना सीखें, तो आप जिस मर्जी सिचुएशन में जाएं, आपका ऑरा एनर्जी आपकी डाउन नहीं होगी, आपका मूड कभी ऑफ नहीं होगा।